नमस्कार साथियों, द विकल्प दी ऑप्शन प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि पिछले दिन हमने चर्चा किया था कि 71 मेंस को ध्यान में रखते हुए एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ लोगों को हम लोग शामिल किए हैं। तो जैसा कि हमने पिछले दिन चर्चा किया था कि इकोनॉमी के साथ मैं राकेश कुमार आप लोग को सहायता करूंगा, क्योंकि अब आप लोग को पढ़ने का उम्र नहीं है। ठीक है, आप लोग को अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट करने का समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बेसिक चीजें नहीं जानते होंगे, आपके पास भी वो बातें होगी, आपके संज्ञान में होगी। लेकिन आयोग के अकॉर्डिंग हम लोग को इंडियन इकोनॉमी में क्या जानना चाहिए, आयोग का क्या डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक होलिस्टिक्स अप्रोच के साथ आपको सहायता करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, सहायता करेंगे हम। तो सबसे पहले उसमें हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बिहार की अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मेरे पास एक तरीका ये है कि हम आयोग के सिलेबस को देखें। दूसरा हमारे पास एक तरीका ये है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग सिलेबस को डिफाइन करें। तो जब आयोग को आप देखेंगे, आयोग के साइट पे जाएंगे, तो आयोग के साइट पे इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था या बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कोई विशेष उस पे सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया, बस केवल सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे लिख करके वो छोड़ दिया गया है। लेकिन उससे केवल हम लोग का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन हम लोग का टैकल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आयोग के द्वारा जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आधार बना करके सबसे पहले हम एक सिलेबस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सिलेबस रखेंगे आर्थिक विकास एवं संबंधित मुद्दे। आर्थिक विकास एवं संबंधित मुद्दे। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे कि एक बार पूछा गया है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से जोड़ करके पूछा गया है। उसी प्रकार सतत विकास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आर्थिक विकास एवं संबंधित मुद्दे के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जब दूसरा हम लोग टॉपिक लेकर के चलेंगे, तो दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग से भी आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आप लोग को हम दिखाएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग से भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो बारंबार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग का सेकंड टॉपिक होगा आर्थिक नियोजन। इसी आर्थिक नियोजन में हम लोग जो पंचवर्षीय योजना को भंग करके नीति आयोग जो बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग देखते हैं कि जब नियोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे देश में नियोजन की जो प्रक्रिया शुरू होती है 1951 से 56 में पहला पंचवर्षीय योजना बनता है, और अब तक यानी कि 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुका है। लेकिन 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना बनना बंद हो गया है, और उसके आधार पर उसके स्थान पर 3 तरह की योजनाएं बनाए जा रहे हैं, जिसको एक को कहते हैं विजन डॉक्यूमेंट, दूसरे को कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान, और तीसरा को कहते हैं एक्शन एजेंडा। तो सबसे पहले यहाँ इस जो टॉपिक की हम लोग बात करेंगे तो ये देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग बनाया क्यों गया। सबसे पहला मूल बिंदु हम लोग का यही होगा कि पीसी को भंग करके नीति क्यों बनाया गया। दूसरा, यहीं से हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अब तक नहीं पूछा गया है, कि आप कहां तक सहमत हैं,
आप कहां तक सहमत हैं कि प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग जो बनाया गया, यह सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करने में सहायक है? अपना तर्क दें। यानी कि आपसे पूछा यह जा रहा है कि पॉलिटी का एक शब्द है सहकारी संघवाद, जो कि आप लोग जानते होंगे, इसलिए आप लोग से हमने पहले ही चर्चा किया है कि आप लोग का पढ़ने का उम्र अब नहीं है। आप हर एक विषय के बारे में कुछ न कुछ आपके पास एबीसी ज्ञान है, एबीसी की जानकारी है। बस हम लोग का काम है केवल आयोग के अकॉर्डिंग अपने आप को इंप्रूव करना है, और उस इंप्रूवमेंट लाने में हमारा टीम जो होगा, द विकल्प ऑप्शन जो होगा, यह आपको क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा, ना कि आपको पढ़ाने का प्रयास करेगा। आप लोग पढ़े हैं तभी आप लोग का प्री क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब है बेसिक आपके पास आइडिया है। बस हम लोग का काम होगा कि मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना? तैयार करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक नियोजन की बात करते हैं, तो यह सहकारी संघवाद को किस प्रकार मजबूती प्रदान करने में सहायता कर सकता है, तो हम लोग इसी तरह से ऐसे हम लोग क्वेश्चन को रेज करेंगे जो आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को लेकर के हम लिखने का तरीका कैसे करें, कैसे लिखें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपके अंदर में वो क्वालिटी इंप्रूव कर दिया जाए कि किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब ये सिलेबस आप लोग को हम शेयर कर लेंगे, तो हम एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकर के आपके साथ हम जुड़ेंगे इसी वीडियो में। तो हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। उसी प्रकार अगला टॉपिक जब हम बात करेंगे तो राजकोषीय नीति की बात करेंगे, राजकोषीय नीति की बात करेंगे। अब राजकोषीय नीति में जो आएंगे तो हमारा अभी जो इस 71 के मेंस के एग्जाम के ओरिएंटेशन को अगर देखेंगे, उसको ध्यान में रखकर अगर देखेंगे, तो एक हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 16वें वित्त आयोग का रिपोर्ट। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन जब चलेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में 14वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को भी पूछा गया है, 13वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को पूछा गया है। ये अलग बात है कि 66 से लेकर के 66 जब हम लोग देखते हैं, 66वीं मेंस देखते हैं, तो इसके बाद से कुछ ट्रेंड में परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछने की परंपरा अभी भी है। और आप लोग देखते हैं कि 17वीं जब क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया, सब कुछ ज्योग्राफी से जोड़ करके पूछा गया है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। ये आयोग का कोई ठिकाना नहीं है कब किस सेगमेंट को ज्यादा कर देगा, किस सेगमेंट को कम कर देगा। हमको एक सामान्य जानकारी हर एक विषय के बारे में रखना है। तो हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा राजकोषीय नीति। इस राजकोषीय नीति में हम लोग देखेंगे वित्त आयोग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक देखेंगे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की बात करेंगे, जिसको राजकोषीय समेकन भी कहते हैं। और उसी राजकोषीय समेकन के अंतर्गत हम लोग जो एक एफआरबीएम एक्ट की बात करेंगे, एफआरबीएम एक्ट की बात करेंगे, जिसको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था अटल बिहारी के शासन काल में। तो हम लोग एफआरबीएम एक्ट तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को दोनों को जोड़ करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि यहां से भी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में एफआरबीएम एक्ट किस प्रकार सहायता कर रहा है, अपना तर्क दें। सिंपल ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है। तो जब तक आप राजकोषीय सुदृढ़ीकरण नहीं जानेंगे, जब तक आप एफआरबीएम एक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को लिख नहीं सकते हैं। इसके बाद अभी जो चर्चित एक शब्द रहा है टैक्सेशन के संबंध में कि जीएसटी 2.0 की जो बात की गई है, जो हमारे पास पहले 4 प्रकार के जीएसटी का स्लैब था, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था, जिसको कम करके 2 स्लैब जो बनाया गया है। तो 2 स्लैब बनाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर या विकास के बिहार की अर्थव्यवस्था पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, हम लोग यहाँ भी राजकोषीय नीति में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, और बिहार सरकार के द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम के बारे में भी इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, तो जो सबसे ज्यादा हिट करने वाला टॉपिक होता है, एक गरीबी एवं बेरोजगारी की बात करते हैं। गरीबी एवं
बेरोजगारी की बात करते हैं। यह भी काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 घंटे के अंदर में पूरे इस टॉपिक को हम लोग जो मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग बात करें। जैसे अब गरीबी की जब बात करते हैं तो गरीबी के संदर्भ में आप लोग सुरेश तेंदुलकर का नाम जानते होंगे, सी रंगराजन का नाम जानते होंगे, फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पैमाना विकसित किया जाता है गरीबी के बारे में, इनके बारे में जानते होंगे। तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि गरीबी की अवधारणाएं क्या है, गरीबी मापने का आधार क्या है, गरीबी मापने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है उस टास्क फोर्स के द्वारा क्या क्या रिपोर्ट दिया गया है, उन सभी रिपोर्टों को कंपाइल करते हुए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा गरीबी निवारण के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस कार्यक्रम को जानते हुए हम लोग को यहाँ पे आलोचनात्मक व्याख्या करना होता है। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है और स्टेट सर्विस में भी पूछा जाता है कि आप कहां तक सहमत हैं कि मनरेगा भारत जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों के रोजगार सृजन में सहायता सिद्ध की है, जिससे गरीबी निवारण को बढ़ावा मिला है। अब इस तरह से आपसे एक ही क्वेश्चन में विभिन्न आयाम के माध्यम से, विभिन्न आयाम से क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे इसके बारे में तब तक आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग का मुख्य काम है कि हम अपने अंदर में कैसे कुछ लिखने का स्किल डेवलप कर पाए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप आए बोर्ड पे या आपको टेलीग्राम के माध्यम से कुछ पीडीएफ दे दे, आप पीडीएफ ले ले उसको पढ़ ले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है अपने अंदर में लिखने की कला को विकसित करना, और वह कला विकसित करने के लिए आप लोगों के साथ हम लोग अप्रोच विकसित करेंगे, ना कि पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक हिट टॉपिक देखेंगे, गरीबी एवं बेरोजगारी की बात करेंगे। फिर उसी प्रकार एक जनांकीय जो मुद्दा काफी चर्चा में रह रहा है, जनांकीय मुद्दे जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ को लेकर के डब्ल्यूटीओ में काफी चर्चा, जो टैरिफ को लेकर के बातें चल रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ये सब डब्ल्यूटीओ से ही संबंधित मुद्दे हैं। अब यहाँ से बिहार से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डब्ल्यूटीओ को जोड़ करके, या फिर अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उसको जोड़ करके कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हम लोग उसको कैसे आंसर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। बस एक सिंपल उदाहरण के लिए, जैसे मान लिए कहा जाए कि यूएस राष्ट्रपति के द्वारा जो एग्रीकल्चर गुड्स पे जो टैरिफ लगाया जा रहा है, इससे बिहार के किसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन लिखने के लिए हमको थोड़ा सा टैरिफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मुख्यतः हमको क्या है, बिहार के किसान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बिहार से कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो हम लोग अमेरिका को निर्यात करते हैं, और जैसे वो टैरिफ लगेगा तो बिहार भारत की वस्तु क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर गुड्स क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे किसान भाइयों को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाएगा, इससे किसानों को क्या होगा, हानि होगी। तो ये किस प्रकार हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, हम लोग यहाँ से जोड़ करके देखेंगे। और यहीं पे हमेशा हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जब डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं तो हमेशा ही सब्सिडी को लेकर के काफी चर्चित मुद्दा रहती है। इसलिए हम लोग का एक हेडिंग ही होगा, डब्ल्यूटीओ तथा एग्रीकल्चर में प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो सब्सिडी है। तो एक हम लोग का यहाँ पे टॉपिक होगा डब्ल्यूटीओ में भारतीय कृषि, एक टॉपिक ही हम लोग का होगा। फिर एक क्वेश्चन एक टॉपिक फिर देख लेंगे, विदेश व्यापार नीति। विदेश व्यापार नीति की बात करेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं। जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी सामान्यतः 3 प्रकार की बनाई जाती है। जैसा हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एक होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है, उसी प्रकार एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, विदेश व्यापार नीति होता है। तो ये विदेश व्यापार जो नीति होता है यह भी फैक्चुअल होता है, यह भी फैक्ट्स आधारित होते हैं। लेकिन आप जब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन
पूछा गया है और पुनः फिर पूछने की संभावना है। क्योंकि आप लोग जो अभी वर्तमान समय में देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को लेकर के आपसी मतभेद बना हुआ है, शीत युद्ध यानी कि हम ये कह सकते हैं ट्रेड वार की जो स्थिति बनी हुई है, इस संदर्भ में यह एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रासंगिकता ज्यादा हो सकती है। क्योंकि जो भी आयोग क्वेश्चन पूछता है, आप देखेंगे कि जो भी देश में घटनाएं घटित हो रही होती है उसी घटना से जोड़ करके क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ हो सकती है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कृषि की जब बात करेंगे तो भारत तथा बिहार के कृषि के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और कृषि जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी का भी सेगमेंट है, लेकिन हम लोग भी जो इकोनॉमिक सेगमेंट का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पे हम लोग एग्रीकल्चर के संदर्भ में भी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक फिर होगा एमएसएमई, और फिर आप लोग जानते होंगे महारत्न तथा नवरत्न। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे कि महारत्न नवरत्न ये मुख्यतः ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हमने अभी चर्चा किया कि हम लोग का जो क्लास का प्रोग्राम होगा, ये जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर दे दे और आप लोग उसको याद कर लें, या एक क्वेश्चन का मॉडल दे दे उसको आप लोग याद कर लें। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग के अंदर में आंसर राइटिंग के स्किल कैसे क्षमता विकसित होना चाहिए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन हम आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। मान लीजिए बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि के लिए जो उपयुक्त दशाएं होनी चाहिए, बिहार में कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं होनी चाहिए, वह सभी दशाएं उपलब्ध है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। बिहार में कृषि की उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं, फिर भी बिहार की कृषि जीवन निर्वाह कृषि है, क्यों? अपना तर्क दे। बस क्वेश्चन का दो ही डिमांड है। एक क्वेश्चन का डिमांड है कि जैसा हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करते हैं कि बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पे कृषि ही जीविका का मुख्य साधन है। इसके बावजूद भी बिहार की कृषि आज भी जीवन निर्वाह कृषि है। जब कृषि की बात करते हैं तो कृषि को दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, एक व्यापारिक कृषि बोलते हैं और एक जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं। तो आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में जो कृषि होती है वो जीवन निर्वाह खेती होती है। तो अब पहला हेडिंग है कि बिहार में कृषि के लिए जो उपयुक्त जलवायु दशाएं होनी चाहिए यह सभी मौजूद है। अब ये किस आधार पे हम कह सकते हैं कि बिहार में कृषि कार्य करने हेतु सभी उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं? अब कैसे हम कह सकते हैं? तो कृषि के लिए क्या क्या हमको चाहिए? तो कृषि के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? उपजाऊ भूमि चाहिए। कृषि के लिए हमारे पास क्या चाहिए? सस्ता श्रम चाहिए। कृषि के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? सिंचाई के लिए पानी चाहिए। कृषि के लिए क्या चाहिए? मौसम अनुकूल होना चाहिए। और जब हमारा कृषि फसल पक जाता है, यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात जब करते हैं, तो जो मेरा एग्रीकल्चर उत्पाद है उस उत्पाद को खरीदने वाला व्यक्ति चाहिए। अब देखिए, तो इस मामले में हम लोग कहां पे हैं? जब हम उपजाऊ भूमि की बात करते हैं, उपजाऊ भूमि की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि बिहार में है। पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि कहाँ है? बिहार में। जब हम श्रम की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में सस्ता श्रम का क्या कमी है? हम लोग के बिहार के श्रमिक लोग जाकर के पंजाब हरियाणा में कृषि कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पास यानी कि श्रम के मामले में भी हम क्या है? प्रचुर मात्रा में हमारे पास है। तीसरा देखते हैं सिंचाई। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में जब सिंचाई की बात करते हैं तो हमारे पास सिंचाई का दो
दो प्रकार का सिंचाई का पानी है, एक इनर वाटर है, एक आउटर वाटर है। तो हमारे पास दोनों क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। बिहार में एक गया जिला को छोड़ दिया जाए तो गर्मी के दिनों में लगभग सभी जिलों में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वाटर लेवल नीचे चला जाता है। गया ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है। अन्यथा और सभी जिलों को आप देखेंगे तो वहां पे बहुत गर्मी के दिन में भी वाटर लेवल नीचे नहीं जाता है। जब आउटर वाटर की बात करते हैं, बारिश का पानी, जो नेचुरल पानी है, बारिश का जो पानी है, इसकी बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में पानी की भी उपलब्धता कम नहीं है। और हम लोग के साथ ऐसा विडंबना है बिहार में कि हम लोग बिहार को जब दो हिस्सों में बांटते हैं, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, बिहार, तो हम लोग देखते हैं कि उत्तरी बिहार पानी से डूबा रहता है, दक्षिणी बिहार बिहार सूखा से ग्रसित होता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास पानी जो है प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आगे फिर देखते हैं जलवायु दशाएं के बारे में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब फसल की बात करते हैं तो फसल तीन प्रकार की होती है, रबी है, जायद है और खरीफ है। तो अब बिहार का जब जो प्राकृतिक अवस्थिति है या जोग्राफिकल अवस्थिति है, यानी कि जो जोग्राफिकल जो बिहार की अवस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो बिहार तीनों जो फसल है उस तीनों फसल के अकॉर्डिंग, तीनों फसल के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉनसून है वो क्या है, अनुकूल है। अब देखते हैं कि रबी फसल की जब हम बात करते हैं तो रबी फसल की बुआई के लिए हल्का नमी वाला सीजन चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की क्या होती है, बुआई होती है। तो अक्टूबर नवंबर के जो सीजन होता है, आप देखते हैं कि रात में हल्का ठंड होती है और दिन में क्या होती है, गर्मी होती है। इससे क्या होता है कि गेहूं का जो रबी फसल होता है उसके बीज का अंकुरण सही तरीके से होता है। फिर जब बीज पकने का समय होता है तो मार्च अप्रैल में बीज यानी कि रबी फसल पकता है, तो आप देखेंगे उस समय काफी पकने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो उस समय भी टेम्परेचर काफी हो जाता है। फिर जब खरीफ फसल की बात करेंगे तो खरीफ फसल क्या है, वाटर इंटेंसिव है। तो आप देखते हैं कि बिहार में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई में होती है। और जून जुलाई से बारिश क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और फिर कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। तो अब खरीफ फसल क्या है, वाटर इंटेंसिव है। तो आप देख रहे हैं कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की, यानी कि ऊपर वाला जो पानी है, आउटर वाटर है, वो हमारे पास पर्याप्त रूप में है। उसी प्रकार जायद फसल का देखेंगे तो जायद फसल का नेचर होता है कि जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ज्यादा उसमें उत्पादकता होगी। तो आप देखेंगे जायद फसल का उत्पादन कब होता है, मई और जून में होता है, तो उसमें गर्मी भी चरम सीमा पर होती है। तो मेरा ये कहना था कि हम लोग जो एक रटने की परंपरा बनाते हैं कि मेंस लिखने के लिए, उस परंपरा से हम लोग को अलग हटना है। हम लोग को ये अप्रोच विकसित करना है कि मेंस लिखने के लिए किसी भी टॉपिक पे हम लोग कुछ मूलभूत बेसिक बात को जाने। अब यहीं पे आप लोग के साथ जो क्वेश्चन हमने शेयर किया कि बिहार में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त दशाएं मौजूद है, इसके बावजूद भी बिहार की कृषि जो है जीवन निर्वाह कृषि है। यानी कि बिहार में आज भी हम लोग जो खेती करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, अपने जीवन जीने के लिए हम लोग खेती करते हैं, ना कि व्यापारिक फसल करते हैं। इसलिए बिहार में देखेंगे कि बिहार में किसान लोग आत्महत्या नहीं करते हैं। किसान लोग आत्महत्या करते कहाँ है, दिल्ली साइड में, यूपी के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह एरिया में। क्योंकि इन सब राज्यों में क्या होता है कि जो खेती की जाती है वो व्यवसायिक खेती की जाती है। और हम लोग बिहार में क्या, कैसी खेती कर रहे हैं, जीवन निर्वाह खेती कर रहे हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हमको केवल बेसिक कुछ आइडिया होना चाहिए। अगर ये बेसिक आइडिया होता है तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग से और इस पे हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।